हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIBIT विथ मी में। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 तीन पार्ट्स हैं इसके। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जानते हैं यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड उसके पेमेंट्स ऐप्स कौन कौन से हैं, तो वो आज हम इसमें जानेंगे। हम सभी डेली इसमें यूज़ करते हैं यूपीआई, कहीं ना कहीं हम पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, यूपीआई इज़ ए प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाई एनपीसीआई। ये याद रखिएगा कि यूपीआई किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने। वेयर एज भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसका नाम है भीम, ये ऐप है जो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि भीम जो है एक ऐप है जो एनपीसीआई के थ्रू डेवलप किया गया है पेमेंट करने के लिए। इज एन ऐप डेवलप्ड बाय एनपीसीआई दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शंस यूजिंग यूपीआई। तो यूपीआई से अगर हमें पेमेंट करना है तो उसको यूज़ करने के लिए जो ऐप बनाया था एनपीसीआई ने, वो उसने भीम बनाया था। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH का मतलब हो गया भारत, और आई का मतलब हो गया इंटरफेस, एम का मतलब मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ये यूपीआई ने, एनपीसीआई ने बनाया था। और यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने पेमेंट करने के लिए। आगे देखते हैं। अंडर यूपीआई यू कैन मेक इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट्स एंड पे एंड कलेक्ट मनी यूजिंग जस्ट मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो हम यूपीआई के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट, तुरंत ही, इंस्टेंट, रियल टाइम, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पेमेंट कर सकते हैं और पैसे भी रिसीव कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग जस्ट मोबाइल नंबर, या तो हम मोबाइल नंबर का यूज़ करके या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज़ करके। तो वीपीए, इसको वीपीए बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, सपोज करिए आपका नंबर है XYZ, ये नंबर है, और @, यहाँ लग गया, और बैंक का नाम जैसे ओके एक्सिस हो गया, ठीक है, ओके एक्सिस AX ऐसे हो गया, या यहाँ पर @CNR भी हो गया। तो ये सब अलग अलग, इनको बोलते हैं हैंडलर। किस हैंडलर का है, जब भी लग जाएगा और उसके बाद में बैंक का नाम या उसका है, इसको बोलते हैं हैंडलर। ये आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या आपका नाम हो सकता है, या नाम, या कोई भी वर्ड्स अल्फान्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। वो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, यूपीआई, जिसको हम यूपीआई एड्रेस बोलते हैं या वीपीए बोलते हैं शॉर्ट में, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। फिर आगे देखते हैं, अदर एग्जांपल ऑफ यूपीआई पेमेंट्स ऐप्स, अदर एग्जांपल ऑफ यूपीआई पेमेंट्स ऐप्स आर फ़ोन पे, मोबाइल पे एंड पेटीएम एंड अमेजन पे। तो जो जैसे भीम ऐप है जो एनपीसीआई का है, उसी तरह से और सारे ऐप हैं। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया एंड अमेजन पे हो गया, और बैंकों के अपने खुद के भी ऐप होते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं यूपीआई के, वो हम जान लेते हैं कि यूपीआई के फीचर्स कौन कौन से हैं। इससे हम सेंड मनी भी कर सकते हैं, मतलब सेंड मनी कर सकते हैं। यूज़र कैन सेंड मनी यूजिंग ए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीआई आईडी के थ्रू, और अकाउंट नंबर के थ्रू, और एफएससी के, और आधार नंबर के, या क्यूआर कोड्स। तो हम यूपीआई में किसके थ्रू कर सकते हैं, हमारे पास वीपीआई आईडी होना चाहिए, या अकाउंट नंबर, या आईएफएससी कोड भी होना चाहिए, या आधार नंबर और क्यूआर कोड होना चाहिए। तो ये सारे अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर है रिक्वेस्ट फॉर मनी। तो रिक्वेस्ट भी जैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यूज़र कैन कलेक्ट मनी बाय एंटरिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये तो हम उस सामने वाले जिससे पेमेंट हमें रिसीव करना है, वहाँ पर हमें पहले सेंड मनी की जगह पर हम रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद उसका वीपीआई आईडी डाल देंगे। एडिशनली थ्रू यूपीआई वन कैन आल्सो ट्रांसफर मनी यूजिंग मोबाइल नंबर
शुड बी रजिस्टर्ड विद भीम। तो इसमें भी हम मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ पर, जो NPCI के एप्लीकेशन है भीम उस पर, या *99# एंड अकाउंट शुड बी लिंक्ड। इन दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं और अकाउंट नंबर उससे लिंक होना चाहिए। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फिर है स्कैन एंड पे, हम QR को डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। यूज़र कैन पे बाय स्कैनिंग द QR कोड थ्रू स्कैन एंड पे एंड जनरेट योर QR ऑप्शन इज आल्सो प्रेजेंट। तो हमारे एप्लीकेशंस में ऑप्शन रहता है QR जनरेट करने का, वहाँ से हम एक QR जनरेट कर सकते हैं रिसीव करने के लिए, और पे करने के लिए हम डायरेक्टली स्कैन एंड पे पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। फिर आगे है ट्रांजेक्शंस। यूज़र कैन चेक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड आल्सो पेंडिंग UPI कलेक्ट। ट्रांजेक्शंस जो ऑप्शन होगा उसमें यूज़र जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख सकता है, UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट अगर है कोई तो उसको भी देख सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, उसके चॉइस पर है। यूज़र कैन आल्सो रेज कंप्लेंट फॉर द डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस बाय क्लिकिंग ऑन रिपोर्ट इशू। एक ऑप्शन उसमें भी रहेगा रिपोर्ट इशू का, जिस पे यूज़र एक कंप्लेंट भी कर सकता है कि उसका पेमेंट रिसीव हुआ या फेल हो गया, जो भी उसका डिस्प्यूट होगा वो वहाँ पर कर सकता है। फिर अगला है प्रोफाइल। यूज़र अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकता है। व्यू द स्टैटिक QR कोड। QR कोड दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक QR कोड होता है, एक डायनेमिक QR कोड होता है। डायनेमिक वाले में आपने देखा होगा कभी कभी शॉपिंग मॉल में हम जो है क्या करते हैं, QR जब पेमेंट करते हैं, सपोज हमने ट्रांजेक्शन्स किया, हमने जो खरीदारी की है वो 2000 रुपये की है, अब हमने उससे कहा QR कोड से हम पेमेंट करेंगे, तो जो वहाँ पर होगा एजेंट होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो क्या करेगा, आपको एक QR कोड शो करेगा, ऐसे QR कोड शो करेगा, उस पर वो अमाउंट पहले से पड़ा रहेगा। तो ये QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट 2000 रुपीज़ का QR कोड है ही, तो ये डायनेमिक हो गया, इसमें आपको अमाउंट इंटर नहीं करना पड़ता है। इसी तरह अगर उसने 200 रुपये का कर दिया तो 200 रुपये का QR कोड शो करेगा। तो हर बार ये डायनेमिक QR कोड में हर बार QR कोड डिफरेंट होता है और अमाउंट भी डिफरेंट होगा। और स्टैटिक QR कोड में आपको अमाउंट इंटर करना पड़ेगा, कितने का आप पेमेंट कर रहे हैं। ये होता है इसका डिफरेंस स्टैटिक और डायनेमिक QR कोड का। फिर आगे देखते हैं, and payment address created are also share the QR code through various मैसेंजर्स एप्लीकेशंस लाइक WhatsApp। और हम इस प्रोफाइल में अपना QR कोड किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे WhatsApp से या ईमेल से, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फ़ोन पे, या डाउनलोड कर भी कर सकते हैं। फिर अगला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बारे में भी हम डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यूज़र कैन सी द बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ हिज हर UPI सपोर्टेड ऐप एंड सेट चेंज द UPI पिन। यूज़र अपना उसमें देख सकता है कि कौन सा अकाउंट कहाँ से लिंक है और उसका पिन कैसे सेट करना है या रिसेट करना है, वो भी कर सकता है यहाँ पे। यूज़र कैन आल्सो चेंज द बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ भीम ऐप। जो भी यूज़र है वो ये भी चेक कर सकता है कि भीम ऐप से कौन सा अकाउंट लिंक्ड है, उसको चेंज भी कर सकता है बाय क्लिकिंग चेंज अकाउंट प्रोवाइडेड इन मेन्यू एंड कैन आल्सो चेक बैलेंस भी चेक कर सकता है, और अकाउंट जो चेंज अकाउंट ऑप्शन है उससे अकाउंट भी चेंज कर सकता है। और रिक्वेस्ट बैलेंस ऑप्शन है, वो रिक्वेस्ट बैलेंस का कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है वो भी चेक कर सकता है। अगला ऑप्शन है उसमें ब्लॉक यूज़र। जो ये ऑप्शंस है उसके थ्रू यूज़र क्या कर सकता है, वो अपने प्रोफाइल से यूज़र या स्पैम यूज़र्स को ब्लॉक भी कर सकता है। सेंडिंग यू कलेक्टर, जिसने आपको रिक्वेस्ट भेजी है अमाउंट रिसीव करने के लिए, आप इलीगल रिसोर्सेज से आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर प्राइवेसी, अलाउ यूजर्स टू डिसेबल एंड इनेबल मोबाइल नंबर एट द डेट UPI इन द प्रोफाइल इफ ए सेकेंडरी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा VPI ID है, आप किसी भी एक VPI ID को, किसी भी VPI ID या सारे VPI ID को डिसेबल भी कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा भारत QR। देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने बहुत सुना है भीम QR या सिंपल QR, या और दूसरा है भारत QR। भारत QR देखते हैं क्या होता है। इन ए मेजर पुश फॉर सीमलेस कैशलेस ट्रांजेक्शंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च भारत QR कोड विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट
इंटर ऑपरेबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत क्यूआर को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कैशलेस जो है हमारा ट्रांजेक्शन्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस हो सकें। तो ये क्या है, पहली बात इंटर ऑपरेबल पेमेंट प्लेटफॉर्म में। इंटर ऑपरेबल का मतलब यहाँ ये है कि आप ऐसा नहीं है कि पेमेंट आप एक ही चैनल से कर सकते हैं, आप डिफरेंट चैनल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह कई सारे अगर चैनल आपको यूज़ कर सकते हैं तो उसको कहते हैं इंटर ऑपरेबल। NPCI which is the umbrella organization of all digital and online retail payment systems in India has developed this platform। NPCI ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है which is expected to inspire and encourage more digital payments without using debit or credit card। आप फिजिकली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को बिना यूज़ किए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि किसने किसको डेवलप किया है, तो भारत क्यूआर भी NPCI ने डेवलप किया है। फिर आगे देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। इट इज़ अ सिंगल यूनिफाइड क्यूआर कोड, ये भी बिल्कुल उसी तरह क्यूआर कोड होता है, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम वीज़ा। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जब आप स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको पेमेंट वीज़ा से करना है, मास्टर कार्ड से करना है या रुपे कार्ड से करना है। फॉर वाइडर एक्सेप्टेंस, जिससे भी आपको करना है बस उसको क्लिक करिए और वहाँ डिटेल्स डालिए और पिन डालिए और पेमेंट हो जाएगा। कस्टमर कैन इजीली मेक पेमेंट थ्रू भारत क्यूआर कोड एंड डज नॉट रिक्वायर टू कैरी फिजिकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इस केस में आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पॉस में जैसे हम स्वेप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑप्शंस वहाँ शो करेंगे, आपको उसमें से केवल सिलेक्ट करना है और पिन डालना है तो आपका ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएगा। क्यूआर कोड्स आर, जबकि क्यूआर कोड्स क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट 2 डायमेंशनल मशीन्स रीडेबल कोड होता है विच स्टोर, जिसमें क्या स्टोर होता है, इंफॉर्मेशंस अबाउट द मर्चेंट्स बैंक अकाउंट्स एंड URLs। उसमें मर्चेंट की डिटेल्स और URL की डिटेल्स होती है। विथ भारत क्यूआर कोड इंटरफेस मर्चेंट्स नीड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर क्यूआर कोड और हैव ए सॉफ्ट कॉपी। जो भारत क्यूआर है उसमें क्या चाहिए, एक या तो प्रिंट आउट चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए क्यूआर कोड की, एंड शो इट टू द कंज्यूमर्स who can simply scan the code using his her smartphone and the payment would be made। आपको सिंपली जैसे क्यूआर में स्कैन करते हैं वैसे भारत क्यूआर में भी स्कैन करना है। बस इसमें ऑप्शंस क्या रहेगा कि आपको कई सारे कार्ड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। The retail industry is excited by its possibilities because QR code based payments solves two major problems in a single go। इसमें क्यूआर कोड से दो तरीके के फायदे हैं, वो कैसे हैं, लेस टाइम कंज्यूम, टाइम कम लगता है टू मेक द पेमेंट कंपेयर टू डेबिट क्रेडिट कार्ड। जो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड फिजिकली देते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें टाइम कम लगता है। नो रिक्वायरमेंट टू एक्चुअली फ्लैश योर क्रेडिट कार्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, और हमें अपने कार्ड्स को फ्लैश नहीं करना पड़ता है या इंसर्ट नहीं करना पड़ता है। ये क्यूआर कोड का एग्जांपल है, ये जो बना हुआ है ऐसे क्यूआर कोड ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है। Here are some interesting facts about Bharat QR code payment systems which are debit credit holder who is also a bank account holder should be aware of। देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। भारत क्यूआर के मैसिव कोलैबोरेशंस, देखते हैं ये क्या होता है मैसिव कोलैबोरेशंस, समझते हैं चलिए। This is for the first time that all major payment gateway operating in India have joined force to develop a common payment processing platform। भारत में चूंकि कई सारे पेमेंट गेटवे हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा क्या कुछ करते हैं, NPCI ने सोचा कि इन सबको ज्वाइन करा देते हैं टू डेवलप एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिससे कोई भी कस्टमर्स किसी भी कंपनी का हो वो पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ RBI NPCI ने क्या किया, विच मैनेज NPCI रुपे कार्ड्स मैनेज करता है, वीज़ा और मास्टर कार्ड्स को भी मैनेज करता है, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस हैव ऑल कम टुगेदर। इन सबको इसने क्या किया, एक साथ मिलाया टू फॉर्म ए कॉमन ग्राउंड फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, और इसने एक ग्राउंड बनाया, एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ये सारे पेमेंट्स यहाँ से हो सकें। हेंस इट वुड नॉट मैटर वेदर यू आर पेइंग वीज़ा इनेबल्ड डेबिट कार्ड और द मर्चेंट हैज़ ए मास्टर कार्ड इनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि मास्टर्स के आप कस्टमर्स मर्चेंट के पास मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, वो किसी कोई भी कार्ड उसके पास होगा वो किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकता है। तो इस सॉल्यूशन से ये फ़ायदा है।
वेदर यू हैव एन एक्सिस बैंक अकाउंट और द मर्चेंट हैज़ एन इलाहाबाद अकाउंट, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द QR कोड शैल बी द कॉमन गेटवे फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम एनी बैंक यूजिंग एनी पेमेंट गेटवे। तो QR कोड अगर है तो आप किसी भी बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो या कहीं पर भी हो, आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। फिर डायनेमिक पेमेंट्स, देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट कॉल्ड डायनेमिक पेमेंट मोड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस द मर्चेंट विल जनरेट ए न्यू QR कोड एवरी टाइम्स फॉर एवरी न्यू ट्रांजेक्शन्स। हर बार वो नए ट्रांजेक्शन्स के लिए एक QR कोड जनरेट करेगा विथ अमाउंट, जिसमें अमाउंट मर्चेंट इंटर करेगा। हियर द कस्टमर नीड नॉट enter amount but simply scan the new QR code and enter the authorization code for completing the payment। कस्टमर को क्या करना है, केवल स्कैन करना है और पिन डालना है। फिर UPI इंटीग्रेटेड, भारत QR कोड आल्सो सपोर्ट UPI बेस्ड पेमेंट, हेंस भीम एंड अदर UPI एप्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो भारत QR जो होगा उसमें आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर अगला है ओपन पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है, विथ भारत QR कोड वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपे ऑल यूजर कैन सीमलेस मेक एंड एक्सेप्ट। तो ओपन है सबके लिए, कोई भी किसी को यूज कर सकता है। फिर अगला है चीपर कैशलेस पेमेंट्स, ये इसके फीचर्स इन सारे हम पढ़ रहे हैं भारत QR के। विद भारत QR कोड द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉस मशीन्स फॉर स्वैपिंग कार्ड्स गोज अवे विच मेक्स इट मोर सिक्योर्ड एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जिससे क्या हुआ है, इसका टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया है और सिक्योर हो गया है, तो हमें इसमें पॉस मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली चीपर है और सस्ता भी है। विथ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व गोइंग कैशलेस वाया भारत QR कोड, इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है और कैशलेस वाया भारत QR कोड विल ड्रास्टिकली ब्रिंग डाउन द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर बोथ द कंज्यूमर। और जो मर्चेंट और कस्टमर दोनों के लिए कॉस्ट लग रही थी उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है इसके आने से। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ UPI बेस्ड पेमेंट, USSD, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो *99# है उसी को बोलते हैं USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बेस्ड पेमेंट। आधार पे एंड भीम ऐप भारत QR कोड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। इन सब के आ जाने से भीम ऐप, भारत QR, आधार पे और इन सब की वजह से कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा मिला है। इन ऑर्डर टू प्रमोट द इनकरेज कैशलेस पेमेंट, इन सब के आने की वजह से इसको कैशलेस पेमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला है। फिर आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म एस है, शॉर्ट फॉर्म है SFMS, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। देखते हैं ये क्या होता है। SFMS लाइक स्विफ्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम्स ऑफ फॉर बैंक्स इन इंडिया। जैसे स्विफ्ट विदेशों से पैसा आने के लिए यूज होता है, वैसे ही SFMS है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करता है। जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज करता है एक दूसरे में। और ये कहाँ यूज होता है, बैंक इन इंडिया, जितने भी बैंक इंडिया में उसमें। It allow exchange of structured message prepared in conformity with published standard, जो एक स्टैंडर्ड पहले से बनाया गया है उसी फॉर्म में इसको यूज करते हैं। द वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फीनेट, इन्फीनेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इसमें जो कैपिटल है FI ये लिया गया है, IN लिया गया है, N लिया गया है यहाँ से और ET ली गई है। तो इन्फीनेट जो है ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। स्टैंडर्ड पब्लिश द स्टैंडर्ड मैसेज फॉर्मेट फॉर यूज इन FMS। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि SMS के लिए स्टैंडर्ड मैसेज फॉर्मेट कौन प्रोवाइड कराता है, तो कौन कराता है, इन्फीनेट कराता है, जो कि है इसका कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या ये करता है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम इज ए सिक्योर मैसेजिंग स्टैंडर्ड, ये सिक्योर होता है। इट इज़ एन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट, जैसे स्विफ्ट में इसके जितने भी स्टैंडर्ड है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम्स है यूज फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग ग्लोबली, जिसका यूज़ जो है विदेशों से पैसे एक जगह से दूसरे जगह में आने के लिए यूज़ होता है। तो उसी तरह से
अगर इंडिया में स्ट्रक्चर्ड मैसेजेस करना है सिक्योर वे में तो एसएमएस यूज होता है। तो एसएफएमएस इज आल्सो ए निक नेम्ड एज इंडिजिनस स्विफ्ट ऑफ इंडिया। तो जो जैसे स्विफ्ट जो स्वदेशी स्विफ्ट है उसका नाम है एसएफएमएस, जैसे विदेशों में स्विफ्ट है वैसे ही इंडिया में एसएफएमएस है, तो इसका ये याद रखिएगा। द इंटरबैंक पार्ट ऑफ एसएमएस इज यूज्ड बाय बैंक्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द सिक्योर मैसेजिंग फैसिलिटी इट प्रोवाइड्स। तो एसएफएमएस क्या है, फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंटरबैंक का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। द इंटरबैंक मैसेजेस पार्ट इज यूज्ड बाय एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे हम नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं या वीपी करते हैं, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट करते हैं, सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम सीएफएमएस, बैंक गारंटी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर। ये सभी जब भी इंडियन बैंक में यूज होते हैं तो इसमें किस चीज़ का यूज होता है, एसएफएमएस का यूज होता है। द एसएफएमएस प्रोवाइड एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस, ये एपीआई के थ्रू होता है, विच कैन बी यूज टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर एप्लीकेशंस। जो क्या करता है, इंटीग्रेट होता है। एपीआई इंटीग्रेशंस किसके साथ होता है, जो एग्जिस्टिंग अपने एप्लीकेशंस है और जो फ्यूचर एप्लीकेशंस है उनके साथ इजीली ऐड हो जाता है। Several banks have been integrated it with their core or centralized banking systems। कई सारे बैंकों में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है सीबीएस के साथ। देखते हैं इसका आर्किटेक्चर्स क्या है। The SFMS system consists of 4 main entities। कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। SFMS के 4 मेन एंटिटीज कौन कौन से हैं। पहला है हब, दूसरा है गेटवे, तीसरा है ब्रांच सर्वर, चौथा है थिन और थिक क्लाइंट्स। अब 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, हब क्या होता है, गेटवे क्या है, वो सब अभी हम समझेंगे। हब सिस्टम। The hub system is a compact Himalaya servers located at IDRBT, Institute for Development and Research in Banking Technology, हैदराबाद। जो IDRBT है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो इसमें एक कॉम्पैक्ट हिमालय सर्वर है जिसको हम हब बोलते हैं। The hub system switch enters banks messages from their sending banks gateway to the receiving banks gateway। तो ये जैसे हमारा ये हो गया IDRBT, इसको मैं आई से लिख देता हूँ, IDR, ठीक है, IDRBT। तो ये हब हो गया। ये क्या होता है, ये कनेक्ट होगा किससे, यहाँ पे लिखा हुआ है द हब सिस्टम स्विच इंटर बैंक मैसेजेस फ्रॉम सेंडिंग बैंक्स। एक सेंडिंग बैंक्स का ये गेटवे होगा, मैं SG लिख देता हूँ तो इसका मतलब होगा सेंडिंग बैंक गेटवे। एक होगा यहाँ पर रिसीविंग बैंक गेटवे, इसको लिख देता हूँ रिसीविंग बैंक गेटवे, रिसीविंग बैंक गेटवे। तो ये हो गया। तो रिसीविंग में पैसे आने हैं, सेंडिंग में ये वाला भेज रहा है मैसेज, तो कहाँ से होके जाएगा, IDRBT के थ्रू जाके। ये एक बैंक A का है और ये एक बैंक B का है। तो यहाँ से मैसेज सिक्योर वे में IDRBT के से होके RG में जाएगा, रिसीविंग बैंक्स में। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, देखते हैं आगे और क्या है इसमें। देखते हैं बैंक गेटवे। ईच बैंक विल हैव ए गेटवे सिस्टम। सभी बैंकों में कोई ना कोई एक गेटवे सिस्टम्स होता है जो क्या करता है, एक दूसरे का जो है डेटा इंटरचेंज कराता है। इसी में द गेटवे सिस्टम स्विच ऑल द इंट्रा बैंक मैसेज। जो भी इंट्रा बैंक मैसेजेस होगा, रिसीव होगा, उन सबको क्या करेगा, स्विच करेगा एक दूसरे में। received from the sending branches server to the receiving branch servers and forwards all inter-bank message। तो intra-bank message का मतलब हो गया, जैसे बैंक एक सपोज करिए A है, एक की एक ब्रांच है, ये यहाँ पर सपोज करिए X, और एक ब्रांच हो गई Y, और एक बैंक है B, इसकी एक ब्रांच हो गई R, सपोज करिए R हो गई, एक इसकी दूसरी ब्रांच हो गई S, एक उसकी तीसरी ब्रांच हो गई T, एक इसी की ब्रांच हो गई Z। ऐसे ये सब ब्रांच हो गई।
तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रा बैंक मैसेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द सेंडिंग ब्रांचेस सर्वर्स, तो एक इनका गेटवे होगा। सपोज करिए ए का ये गेटवे है जी, तो इसके पास क्या होगा, इन सारे के मैसेजेस जब आदान आएंगे रिसीविंग ब्रांचेस सर्वर्स, तो इसको बोलेंगे इंट्रा, आपस में कनेक्ट काम कर रहे हैं। इसी तरह बी का ये गेटवे होगा, सपोज बी का गेटवे हो गया, तो ये जब आपस में मैसेज भेजेंगे सेंडिंग रिसीविंग का, तो इसको बोलेंगे इंट्रा बैंक मैसेज। ये लिखा हुआ है ना, इंट्रा बैंक मैसेज, इंट्रा बैंक मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंडिंग ब्रांच रिसीवर टू द सेंडिंग ब्रांच सर्वर टू द रिसीविंग ब्रांच सर्वर्स। तो सपोज करिए ये इसको सेंड कर रहा है, इसको ये रिसीविंग है, तो ये इसी के अंदर पे ये चल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रा बैंक मैसेज। अब जब ये वाली सपोज करिए जेड वाली ब्रांच यहाँ पर भेजेगी, तब ये हो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इंटर बैंक मैसेजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इट आल्सो रिसीव इंटर बैंक मैसेजेस एड्रेस टू इट्स ओन ब्रांच एंड स्विच देम टू द अप्रोप्रिएट ब्रांच सर्वर्स। तो जब इंट्रा होगा तो ये आपस में होगा किस ब्रांच में मैसेज भेजना है, तो ये यहाँ से स्विच हो जाएगा। और जब इंट्रा में होगा इंटर में होगा तो ये यहाँ से इस स्विच से यहाँ से होके जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे होता है। फिर आगे देखते हैं बैंक ब्रांच सर्वर्स क्या है। जैसे सर्वर्स एक सेंट्रली सर्वर होगा, वैसे ही ब्रांच का एक लोकल सर्वर होता है। वन आर मोर ब्रांचेस कैन बी पेरेंटेड टू ए सिंगल ब्रांच सर्वर्स। तो इसके कहने का मतलब है एक या एक से अधिक ब्रांचेस एक ब्रांच सर्वर से पेरेंटेड होंगी, कनेक्टेड होंगी। यूजर्स ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस कैन क्रिएट, वेरीफाई एंड ऑथराइज आउटगोइंग मैसेज एंड व्यू एंड प्रोसेस इनकमिंग मैसेज यूजिंग ऑनलाइन थिन क्लाइंट। तो जब ये लोकल सर्वर्स होगा, एक पेरेंट ब्रांच हो गई, इससे कई सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। सपोज ए हो गई और यहाँ से बी हो गई, तो ये जब इस तरह कनेक्टेड होंगी तो क्या होगा, यूजर्स ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस कैन क्रिएट, ये सारे यूजर्स हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑथराइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं मैसेजेस एंड प्रोसेस इनकमिंग मैसेज यूजिंग ऑनलाइन थिन क्लाइंट। ये सारे क्या कहलाएंगे, ऑनलाइन थिन क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एंड ऑथराइज कर सकते हैं आउटगोइंग को। ये ब्रांच का सर्वर होगा। फिर आगे देखते हैं ऑनलाइन टर्मिनल्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो होते हैं, इसको थिन क्लाइंट के भी नाम से जानते हैं, इसको थिक क्लाइंट के नाम से जानते हैं। देखते हैं, ऑनलाइन टर्मिनल्स आर पीसीज विच आर यूज ए स्टैंडर्ड ब्राउजर टू कनेक्ट द ब्रांच सर्वर्स। ऑनलाइन टर्मिनल्स क्या होता है, एक तरीके के टर्मिनल्स आर पीसी, ऐसे पीसी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ब्राउजर टू कनेक्ट द ब्रांच सर्वर्स। ऑनलाइन टर्मिनल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एसएफएमएस सॉफ्टवेयर। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन में एसएफएमएस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑफलाइन में ज़रूरत पड़ती है। एज दीज टर्मिनल्स अलाउ क्रिएशंस, हम इससे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आप मैसेज को एट ब्रांच सर्वर्स, ब्रांच सर्वर के पर ही ऐसा कर सकते हैं। कॉपीज ऑफ सच मैसेज विल नॉट बी स्टोर्ड इन दीज टर्मिनल्स, और उसकी कॉपी स्टोर नहीं होती है इस टर्मिनल्स पे। यूजर्स इन ऑनलाइन ब्रांचेस कनेक्ट टू द ब्रांच सर्वर्स टू क्रिएट। तो यूजर्स क्या होगा, ऑनलाइन ब्रांचेस का, वो ब्रांच सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, क्रिएट करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑथराइज करेगा आउटगोइंग मैसेज को एंड टू लिस्ट, व्यू एंड प्रोसेस इनकमिंग मैसेज, और जो इनकमिंग मैसेज आ रहा है उसको भी व्यू कर सकता है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में होती हैं। अब ऑफलाइन में देखते हैं क्या होता है। ऑफलाइन सर्वर जिसको हम थिक क्लाइंट्स भी बोलते हैं। ऑफलाइन सर्वर्स ऑफलाइन सर्वर्स आर पीसी दैट आर प्रोवाइडेड विद एसएफएमएस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, जबकि थिन वाले में एसएफएमएस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऑफलाइन वाले में ज़रूरत है। विच अलाउज ऑफलाइन क्रिएशंस, हम ऑफलाइन क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एंड प्रोसेस ऑफ मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑफलाइन सर्वर्स कनेक्ट टू ए ब्रांच सर्वर्स
टू सेंड रिसीव मैसेज, ये भी ब्रांच सर्वर से कनेक्ट होगा जिससे वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं मैसेज को। अनलाइक ऑनलाइन टर्मिनल्स, कॉपीज ऑफ सेंट एंड रिसीव मैसेजेस आर स्टोर्ड एट ऑफलाइन सर्वर्स। इसमें जो कॉपीज हमने सेंड किए हैं या रिसीव किए हैं वो ऑफलाइन सर्वर्स पे स्टोर होती रहेंगी। तो इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि एसएफएमएस मॉड्यूल्स की ज़रूरत इसमें पड़ती है ऑफलाइन में, उसमें ऑनलाइन वाले में नहीं पड़ती है। फिर कॉमन गेटवे कम ब्रांच सर्वर, जो गेटवे होगा एक बैंक का और ब्रांच सर्वर्स, तो ये कैसे कनेक्टेड होंगे वो देखते हैं। बैंक्स कैन आल्सो ऑप्ट फॉर द एसएफएमएस CGBC, इसका फुल फॉर्म यही है, कॉमन गेटवे कम ब्रांच सर्वर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विच अलाउज इंस्टॉलेशन ऑफ बोथ गेटवे एंड ब्रांच सर्वर्स मॉड्यूल्स ऑन ए सिंगल सर्वर्स। तो ये क्या होगा, जब कॉमन होगा तो गेटवे और ब्रांच सर्वर्स को एक ही सर्वर पे इंस्टॉल किया जाएगा। दिस रिजल्ट इन सेविंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम RDBMS रियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मिडिलवेयर लाइसेंस कॉस्ट एंड एलिमिनेट्स। तो ये सारे मिडिलवेयर लाइसेंस कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़रूरत, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी RDBMS की। इससे क्या होगा, कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रेंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट एवरी ब्रांच, और हमें ट्रेंड जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत कम हो जाएगी कि हम उसे हर जगह भेजना नहीं पड़ेगा। तो ये सारा इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए जी, ये एसएफएमएस हब है IDRBT, इसमें से एक बैंक का इन्फी नेटवर्क कनेक्टेड हो गया, इन्फी नेटवर्क जो अभी मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद फिर बैंक 1 हो गया, इसका एक गेटवे हो गया, बैंक 2 का भी गेटवे हो गया, बैंक N, इस तरह कई सारे बैंक के गेटवे कनेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, बैंक्स के इंटरनल नेटवर्क होंगे, हर बैंक के, इसके भी अलग होंगे, इसके भी अलग होंगे, तो इन सब के बैंक के अपने अपने नेटवर्क होंगे। अब इन सब का अपना अपना ब्रांच सर्वर होगा, इसका भी एक ब्रांच सर्वर होगा, इसका भी ऐसे ही ब्रांच सर्वर होगा। फिर इसमें ऑनलाइन टर्मिनल्स होंगे, ऑफलाइन टर्मिनल्स होंगे, इसमें भी ऐसे ही होंगे, इसमें भी ऐसे होंगे। जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम्स यूज होगा एसएफएमएस के द्वारा आपस में। लेकिन जब ये वाला बैंक, सपोज करिए इस वाले, एक मिनट मैं कलर चेंज करूँ तब आपको। अब ये वाला क्या करेगा, इस बैंक का है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको कहाँ जाना है, बैंक 2 में जाना है, तो ये यहाँ से ऐसे होके जाएगा और फिर यहाँ से होके तब बैंक 2 में आएगा। ये तो इस तरह इसको बोलेंगे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, जब दूसरे में जाएगा। अब इसमें देखिए द चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कौन कौन से ज़रूरत पड़ेगी, विंडोज़ सर्वर्स, सन सोलरिस AX, डेटाबेस ओरेकल माइस्क्यूएल चाहिए, वेब सर्वर्स चाहिए, अपाचे के चाहिए, IIS चाहिए, सर्वलेट इंजन स्टॉर्मकैट का हो गया, मैसेजिंग मिडिलवेयर MQ सीरीज सर्वर्स हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर SFMS गेटवे मॉड्यूल्स। तो ये सारे हार्डवेयर इसके सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जब इसका यूज़ करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे देखते। इन एडिशन द फॉलोइंग हार्डवेयर आइटम्स विल आल्सो रिक्वायर्स, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्सेस टू प्रिंटर जैसे प्रिंटिंग मैसेज करना है, टेप ड्राइव चाहिए, स्क्लिमबर्ग रिफ्लेक्स 72 स्मार्ट कार्ड रीडर्स चाहिए, कैन गेट फ्रॉम IDRBT reflex 72 crypto cards for every user requiring a smart card based server access can get from IDRBT। तो ये IDRBT से सर्वर एक्सेस के लिए ये कार्ड्स चाहिए होंगे, रिफ्लेक्स स्क्लिमबर्ग रिफ्लेक्स 72। तो इसमें से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं SFMS सिक्योरिटीज कौन कौन सा है, ये यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट बनेंगे। SFMS क्या यूज़ करता है, SFMS यूज़ करता है X.509 डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन मैसेज। तो SFMS सिक्योरिटी इसको यूज़ करता है, इस डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करता है एक्सेस कंट्रोल के लिए और ऑथेंटिकेशन मैसेजेस के लिए। मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड विद द रिसीविंग नोट्स पब्लिक की, जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है उसके पास जो पब्लिक की होगी उसी से इनक्रिप्टेड
होगा। की टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज वाइल इन ट्रांजेक्शन, जब भी एक जगह से सपोज यहाँ से यहाँ पर मैसेज जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये सेंडर्स हो गया और ये रिसीवर्स हो गया। जब भी डेटा आपका जो भी मैसेज ट्रांजिट होगा वो इसकी पब्लिक की से ही ओपन होगा, इसका पब्लिक की का रिसीवर्स का पब्लिक की यूज़ होगा, पब्लिक की यूज़ करेंगे हम, समझ गया। आगे देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर्स। जो भी एक्सेस कंट्रोल होंगे और ऑथेंटिकेशन से हर पब्लिक और हर यूजर्स के लिए अलग अलग होंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ यूजर इन एसएफएमएस में 4 तरीके के यूजर्स होते हैं। एक क्रिएटर्स होगा जो क्रिएट करेगा, एक वेरीफायर होगा जो वेरीफाई करेगा, तीसरा होगा ऑथराइजर, वेरीफायर वाले को ऑथराइज करेगा, और उसके बाद होगा सुपर यूजर्स जो उसको लास्ट में उसको वेरीफाई करेगा। देखते हैं। क्रिएटर्स यूजर्स आर ओनली अलाउड टू क्रिएट, ये केवल क्रिएट करेगा लिस्ट एंड व्यू मैसेज की लिस्ट और व्यू करेगा। वेरीफायर यूजर्स क्या करेगा, वेरीफाई आउटगोइंग मैसेजेस क्रिएटेड बाय क्रिएटर्स यूजर, जो भी क्रिएटेड यूजर्स ने मैसेजेस बनाए हैं उसको वेरीफाई करेगा। फिर ऑथराइजर्स यूजर्स ऑथराइज मैसेज, उसको ऑथराइज करेगा वेरीफाइड बाय द वेरीफायर यूजर्स, जो वेरीफायर यूजर ने वेरीफाई किया था उसको ये अब ऑथराइज करेगा। सुपर यूजर्स क्रिएट एंड मेंटेन अदर यूजर्स अकाउंट, सुपर यूजर्स क्या करेगा, जितने भी अलग यूजर्स हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करेगा। फिर आगे देखते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल्स फॉर क्रिएटेड यूजर्स इज बेस्ड ऑन पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल दिया जाएगा, अब पासवर्ड उसमें एक्सेस होगा। ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ यूजर्स विल हैव टू साइन द login message with their private key stored in their smart cards to gain access to any SFMS servers। जब भी उसे SFMS servers में कोई भी एक्सेस चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, यूजर्स विल हैव टू साइन लॉगिन मैसेज, जो भी उसका लॉगिन आईडी होगा उससे करेगा, विद देयर प्राइवेट कीज स्टोर्ड इन देयर स्मार्ट कार्ड्स, जो भी उसके पास स्मार्ट कार्ड्स मिला होगा उसी से एक्सेस मिलेगा टू एनी SFMS सर्वर्स, ताकि वो SFMS सर्वर्स को एक्सेस कर सके। जैसे SFMS सर्वर्स में हब्स हो गया, CGBS हो गया, गेटवे हो गया, और ब्रांच और ऑफलाइन सर्वर्स हो गया। ब्रांच के सर्वर या ऑफलाइन सर्वर्स पे एक्सेस तभी उसको मिलेगा। फिर ऑथेंटिकेशंस होगा। व्हेन ए मैसेज इज वेरीफाइड, जब मैसेज वेरीफाई हो जाएगा या ऑथराइज हो जाएगा, द वेरीफायर और ऑथराइजर हैज़ टू डिजिटली साइन द मैसेज, तो ऑथराइजेशन क्या करेगा, उसको डिजिटली साइन करेगा। द डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द वेरीफायर इज स्टोर्ड इन द लोकल डेटाबेस, जो डेटाबेस होगा लोकल वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सेव हो जाएगा। एंड द ऑथराइजर सिग्नेचर, इसने ऑथराइजर किया है ना, पहले तो वेरीफाई किया जिसने, उसके जो है सिग्नेचर्स डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। ये कहीं ट्रांजेक्शन्स में पार्ट नहीं करेंगे, जब भी मैसेज ट्रांजिट करेगा तो कहीं पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो ऑथराइजर होगा उसका सिग्नेचर्स अपेंडेड हो जाएगा, जो भी मैसेज उसने XYZ जो भी मैसेज ये लिखा होगा तो उसी में यहाँ पर इसके साथ में ये इसका डिजिटल सिग्नेचर्स लग जाएगा जो उसने इसको ऑथराइज किया, तो ये सिग्नेचर्स के साथ चलेगा। टू द मैसेज एंड ट्रेवल्स टू द डेस्टिनेशन सर्वर, और ये डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। Even after the message is processed at the destinations node, the signature is stored in with the message when it is archived, so that it is available even at later date for verification and also to prevent altering। और ये जो वेरीफायर्स का सिग्नेचर्स जाएगा उसके साथ, वो हमेशा उस लोकल डेटाबेस में जहाँ पर भी वो आर्काइव होगा डेटा, वहाँ पर वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, ताकि वो उसको उसमें कोई मैसेज में अल्टरिंग पॉसिबल ना हो सके। फिर आगे देखते हैं सर्टिफिकेशन। दस ऑल कैटेगरीज ऑफ यूजर एक्सेप्ट द क्रिएटर्स, क्रिएटर्स किया था, क्रिएटर्स के अलावा वेरीफायर थे, ऑथराइजर थे और सुपर यूजर थे, वो सब क्या करेंगे, क्रिएटर को छोड़ के विल हैव लीगली वैलिड पब्लिक की सर्टिफिकेट, सबके पास क्या होगा, पब्लिक की सर्टिफिकेट्स होगा, PKC। सिमिलरली एवरी सर्वर, जैसे उसी तरह से जितने भी सर्वर्स होंगे, चाहे हब हो, CGBS हो, गेटवे हो और ब्रांच हो या ऑफलाइन सर्वर्स हो, विल हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ ए साइनिंग PKC।
इनके पास एक पीकेसी होगा, उसी तरह से इनके पास साइनिंग पीकेसी होगा एंड इनक्रिप्शन पीकेसी भी होगा, जिससे वो डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। इन एडिशंस बैंक्स में ऑप्ट फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर्स, और इसके अलावा बैंक क्या करेगी, SSL सर्टिफिकेट्स को इनकॉर्पोरेट करेगी अपने ब्राउज़र में फॉर अलाउइंग HTTPS, ताकि वहाँ पर HTTPS लिखा हुआ होगा। एक्सेस टू दो सर्वर्स विच आर एक्सेस बाय रिमोट ऑनलाइन टर्मिनल्स, जितने भी रिमोट टर्मिनल से एक्सेस होंगे वो सारे HTTPS पे होंगे। 10 आपने देखा होगा वेब ब्राउज़र में HTTPS लगा रहता है, एक लॉक का सिंबल लगा होता है, तो इसका मतलब उस पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है। 10 द वेरियस PKC रिक्वायर्ड फॉर SFMS ऑपरेशंस विल बी एज फॉलोज। अब देखते हैं ये PKC कैसे कैसे होते हैं। यूज़र PKC होगा, अगर यूज़र PKC होगा तो फॉर एवरी यूज़र एट गेटवे और CGBS, जितने भी गेटवे या कॉमन गेटवे ब्रांच सर्वर्स जो भी होगा उस पर भी यूज़र PKC होगा। एवरी वेरीफायर, जितने भी वेरीफायर होगा, ऑथराइजर्स होगा, सुपर यूज़र होगा, ये सब क्रिएटर को छोड़ के। इसी तरह सर्वर साइनिंग PKC होगा, सर्वर इनक्रिप्शन PKC होगा, सिक्योर सर्वर PKC होगा। तो सर्वर पे साइन इन करना है, फिर सर्वर पे इनक्रिप्शन करना है और सर्वर को सिक्योर करना है। तो इन सब में क्या है, सब में एक तरीके से सेम है। फॉर एवरी SFMS सर्वर, जैसे हमारे सारे ये सारे हो गए, और एवरी SFMS ये सब में सेम है। तो यहाँ पर ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यहीं पर चेंजेस है, तो वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से कुछ अगर कुछ आता है तो आप इजली कर सकते हैं, केवल इसको लॉजिक याद रखिएगा। फिर SFMS मैसेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो देखते हैं। SFMS मैसेज कैन बी यूज्ड फॉर रिलाइंग एनी टाइप ऑफ मैसेज फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू अनदर ब्रांच। जब भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई भी मैसेज नेफ्ट RTGS कुछ भी जाता है तो क्या होगा, इस चीज़ का यूज़ होगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मैसेज हैज़ बीन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आर नॉट, वेदर द इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इज कॉन्फिडेंस, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो या उसमें फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन SFMS उसमें यूज़ होगा। एवरी मैसेज इज रिलाइड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिकेटेड विद द डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द ऑथराइजिंग ऑफिसर। जो भी उसको सेंड करेगा उसके डिजिटल सिग्नेचर से ये होगा। अब आप पूछेंगे डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं, तो जब भी हम अपने CBS में कोई एक क्लर्क ने एंट्री की और किसी ने अप्रूव की, तो जब भी अप्रूव करेंगे तो आपकी यूज़र ID के थ्रू जाएगा, तो वो क्या हो गया, डिजिटली सिग्नेचर हो गया। दिस सिग्नेचर इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द मैसेज इन द रिसीविंग सिस्टम्स डेटाबेस इन सच ए मैनर दैट द सिग्नेचर्स इज वेरीफाइड व्हेनेवर द मैसेज इज प्रिंटेड और प्रोसेस्ड। जब भी मैसेज रिसीवर्स के पास रिसीव होगा तो किसने उसको ऑथराइज किया है, किसने दिस सिग्नेचर्स स्टोर, तो वो सिग्नेचर्स उसके साथ स्टोर्ड रहेगा हमेशा, ताकि उससे पता चलता रहेगा किसने इसको अप्रूव किया था। एज SFMS मैसेज कवर एवरी conceivable methods of information interchange between two offices of a bank or banks, its use in a day-to-day banking would be limited only by the limits of users' imaginations and indicative list of possible SFMS message users are। तो जो SFMS है वो डेली किसी न किसी एक बैंक से टू ऑफिसेस के बीच में जब भी मैसेज इंटरचेंज होता है तो वहाँ पर हमेशा यूज़ होता है। अब देखते हैं IFN क्या है। IFN का फुल फॉर्म में होता है इन्फिनेट का I हो गया और फॉर्मेट का F हो गया और N का नंबर हो गया, तो IFN का हो गया I इन्फिनेट फॉर्मेट नंबर। तो कस्टमर जब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र करता है तब इसमें यूज़ होता है IFN 100-02। इसी तरह DD से रिलेटेड होगा तो 10-110-11-111-112। इसमें से शायद ही क्वेश्चन आए, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू अनदर बैंक जब भी हम करेंगे तो IFN 202-203 ये हम कहीं देखते नहीं है, ये बैक एंड पे होता है, तो इस वजह से ये यहाँ पर दिया गया है। बस एक इसको आप ऐसे एक बार देख लीजिएगा, बस केवल रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कौन सा यूज़ होता है, 298G सीरीज यूज़ होता है। करेंसी चेस्ट में 298C सीरीज होता है। C करेंसी चेस्ट के लिए हो गया, G फॉर गवर्नमेंट सीरीज के लिए हो गया, और सिक्योरिटी होगा तो G से। बाकी इन तीनों में 298, 298 और 598 है। इस तरह ये यूज़ होता है। आगे देखते हैं इंटरबैंक मैसेजेस क्या होते हैं।
Interbank transactions involve receipt payment of funds necessary involve settlement of funds between the different banks। तो इंटरबैंक का मतलब ये हो गया कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भी ट्रांजेक्शन्स होगा तो सेटलमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट बैंक्स के बीच में होगा। तो आरबीआई आरटीजीएस सिस्टम्स प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर सेटलमेंट ऑफ लार्ज वैल्यू। जो आरटीजीएस है वो जो है लार्ज वैल्यू सेटलमेंट्स के लिए यूज होता है। Until the arrangements for settlements have been put in place, only those interbank messages which do not require immediate settlements and messages that do not involve receipt to payment of funds can be relied over SFMS। जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें तुरंत रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होता है वो किसके थ्रू जाते हैं, SFMS के थ्रू जाते हैं। सेवरल सच मैसेज हैव बीन लिस्टेड बिलो, जैसे ये नीचे दिए गए हैं वो देखते हैं। इंटरबैंक मैसेज दैट डू नॉट रिक्वायर सेटलमेंट एट ऑल, ये तुरंत इनका ट्रांजेक्शन्स नहीं होता सेटलमेंट। जैसे रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स हो गया तो इसमें N98 होता है। ऑल काइंड्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स टू आरबीआई लीड बैंक ETC कैन बी सेंट इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट यूजिंग प्रोप्राइटरी IFN मैसेज टाइप होगा N98। जैसे ओपिनियन रिपोर्ट्स हो गई एंड रिक्वेस्ट, इनका सेटलमेंट्स जरूरी नहीं है तो IFN N95 N96 लेटर्स हो गए, जितने भी टाइप के लेटर्स आरबीआई और IBA को जाते हैं वो N99 फ्री फॉर्मेट का होता है। तो इस तरीके के जो है सेटलमेंट्स तुरंत ज़रूरी नहीं होते हैं, तो ये SFMS के थ्रू रिलाई करते हैं। ऐसे ही इंटरबैंक मैसेज दैट डू नॉट रिक्वायर पीरियड सेटलमेंट, मैसेज रिलेटिंग टू कलेक्शंस फेल हो गया, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हो गया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस को थोड़ा इंपॉर्टेंट करेंसी चेस्ट वाला है, गवर्नमेंट वाला है और जी सिक्योरिटी। करेंसी चेस्ट 290C है और गवर्नमेंट का भी 290G है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 598S है। S फॉर सिक्योरिटी, G फॉर गवर्नमेंट, C फॉर करेंसी। तो ये याद रखिएगा। कस्टमर TT अभी हमने पढ़ लिया 102 इस तरह था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। फिर इंटरनेशनल मैसेजेस क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ स्विफ्ट मैसेज ऑन SFMS टर्मिनल्स हैज़ 3 मेजर एडवांटेज ऑफ यूज़र। अब जो हम क्रिएशन ऑफ स्विफ्ट मैसेज, जो भी हम स्विफ्ट मैसेज, आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज भेजने के लिए हम स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्रिएशन ऑफ स्विफ्ट मैसेज ऑन, जो स्विफ्ट मैसेज है अगर हम उसको SFMS टर्मिनल्स पे कर दें तो उसके 3 फ़ायदे बैंक्स को होंगे। पहला, कंसिडरेबल सेविंग इन इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू आउटगो फॉर स्विफ्ट मैसेज। जो भी हम स्विफ्ट मैसेज भेजने के लिए जो इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जाता है हमारा बाहर सॉफ्टवेयर्स के लिए वो बचेगा। फिर प्रॉपर लीगली इन्फोर्सेबल ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेज बिटवीन रिमोट ब्रांचेस एंड CBT, जो लीगली इन्फोर्समेंट ऑथेंटिकेशंस होगा वो भी हमारा ब्रांचेस और CBT के लिए हो जाएगा। और जो हमारा स्विफ्ट ट्रेनिंग कॉस्ट है ऑपरेशंस के लिए, रिमोट ब्रांचेस के लिए, वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट है, यूनिट 10 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसी के साथ ये समाप्त होती है। अब इसके आगे हमारा हम जो अगली यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CIBIT विथ मी को ज्वाइन करें। और दोस्तों सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको हर यूनिट का जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो आपको करवा दूंगा, जिससे आपका जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, ये आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।